कैपेसिटी है 2 किलोग्राम का राइस खा सकते हो, आप चावल खा सकते हो। या आपका डिनर का साइज है कितना 2 किलोग्राम का, आपके सामने मैंने रखा कितना 3 किलोग्राम का, और आपको जबरदस्ती दूंगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, सीधी सी बात है। क्या होगा, आपकी कैपेसिटी कितनी है 2 केजी, और आपके सामने परोसा गया बेटा 3 केजी का, क्या वो आप उतना इंटेक ले सकते हो? नो। रीजन बताइए, क्योंकि हमारी उतनी ही क्या है कैपेसिटी। सिमिलर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक इज नोन एज हिस्टैरिसीस कर्व। ओके। सो बेटा ये जो हिस्टैरिसीस कर्व है ये बेसिकली आपको एक ग्राफ देता है, ग्राफ शो करता है जो आपका बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज एक इंटेंसिटी किसकी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग H बोलेंगे, उसका रिलेशन किसके साथ दिखाई देगा आपको, मैग्नेटाइजेशन के साथ दिखाई देगा। बेसिकली मैग्नेटाइजेशन किसके साथ हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, किसके साथ कोरिलेट करेंगे मैग्नेटाइजेशन बेटा, बोल। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वो मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू डेवलप होगी, किसके वजह से डेवलप होती है, बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बराबर है ना। मान के चलो बेटा ये हमारा एक आयरन है, कि आयरन का पीस है, हम लोगों ने बायस बाहर से क्या लाया, मैग्नेट लाया, मैग्नेट छोड़ो मैंने क्या बनाया, एक सोलेनॉइड बनाया, सोलेनॉइड के अंदर इसको रखा, तो सोलेनॉइड ने क्या डेवलप किया, H डेवलप किया बेटा, और H क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के आधार पे इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे मटेरियल क्या करेंगे, मतलब एटम्स क्या करेंगे, अपना अलाइनमेंट शो करेंगे, जिसकी वजह से ये आयरन क्या करता है, मैग्नेटाइज होगा, और इस मैग्नेटाइजेशन में आपको वैल्यू मिलेगी mz की, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। तो ये H और आपका mz, इसका रिलेशन मतलब ग्राफ उसका नेचर शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हिस्टैरिसीस कर्व। क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। ये पहली चीज, ये हिस्टैरिसीस कर्व जो आपको दिखता है, ये बेसिकली हम लोग किसी में हम लोग इसको स्टडी करते हैं बेटा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे किसको से मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है देखो। तो ग्राफ में हम लोग एक काम करेंगे बेटा, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक y एक्सिस और एक x एक्सिस निकाला, दिख रहा है सबको। इसके अंदर ये रहा हमारा ओरिजिन बेटा, और ये हमारा कौन, दैट इज H। क्या है H, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पे हम लोग ले रहे बेटा mz। व्हाट इज दिस mz, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसकी मटेरियल की। अब यहां पे समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहां पे एक निकाल रहा हूं मैं, कौन सा, दैट इज सोलेनॉइड। जो क्या होगा बोलो, इधर से इस तरह से, इसके अंदर हम लोग क्या रखे, एक क्या ये मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल, इस तरह से हम लोगों ने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा इसके अंदर। कौन सा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये देखो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहा, क्लियर। और इसको मैंने इस पूरे कॉइल को यहां पे इस तरह से जोड़ा बेटा, ठीक। चलो जैसे कि लगाएंगे क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होना चालू करेगा, और क्या होगा बोला, बोल, इसमें क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, कहां पे, इसके एक्सियल लाइन पे। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो B से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट करेंगे, H से। तो ये H कौन डेवलप कर रहा है, आपका सोलेनॉइड, यहां पे मैंने लिखा H, क्लियर। अब जैसे जैसे हमने क्या बढ़ाया, H को बढ़ाना शुरू करेंगे इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर पहली तो चीज, जैसे मैंने ऑफ रखा, डिफरेंट डायरेक्शन में एटॉमिक ओरिएंटेशन दिख रहा है, किसका, एटॉमिक मोमेंट का, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का। जैसे हम लोगों ने क्या किया बेटा, बोल, इसमें से क्या किया, क्या फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाया, इसके एक्सियल पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से यहां पे इस तरह से ओरिएंटेशन शो हो रहा है, किसका, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का। अरे हाँ या ना, इसका मतलब यहाँ पे mz की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे क्या होगा, इस तरह से H की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे mz बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा बेटा यहाँ पे, तो सपोज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस ऑफ दिस मटेरियल, राइट। जैसे जैसे बढ़ रहा है mz बढ़ रहा है। अब हुआ ये कि आपने H का वैल्यू कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा, और B की वैल्यू हम लोग किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं बेटा, H के साथ। तो हम लोगों ने क्या सीखा, B की वैल्यू किसके बराबर, म्यू नॉट इनटू H, तो H की वैल्यू किसके बराबर, B बाय म्यू नॉट के बराबर। तो आपकी B की वैल्यू बढ़ेगी तो H बढ़ेगी, हम लोग सीधा सीधा H बोलते चलेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे आपका H बढ़ रहा है करंट बढ़ाने से, वैसे वैसे फील्ड बढ़ रही है, फील्ड बढ़ने से आपके जितने भी अलाइनमेंट हो रहे किसके, एटम्स के, ये इस डायरेक्शन में हो रहे हैं।
तो स्ट्रेट बढ़ने से अलाइनमेंट जो भी टेढ़े मेढ़े थे सारे के सारे कहां पे आना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में। और अगर ऐसा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बन रही है, यहां पे बोलो, दोनों की भी बन रही है बेटा, दोनों की इन द सेंस किसकी, सोलेनॉइड की बन रही है। और अलाइनमेंट होने की वजह से ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये भी क्या करेगा बोलो, अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये बनाने के पीछे का रीजन, उसकी mz की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले mz कितना था, 0 था बेटा, जब आपकी h की वैल्यू कितनी थी, 0। लेकिन हुआ ये कि जैसे एक पोजीशन, एक पॉइंट आ गया, उसके बाद आप h को बढ़ाओ, आपका mz नहीं बढ़ेगा, mz नहीं बढ़ेगा। रीजन बताइए बेटा। मान के चल आपने क्या किया, आपने ऐसा किया कि बेटा आपको खाना दिया, आपकी कैपेसिटी है 2 किलोग्राम का राइस खा सकते हो, आप चावल खा सकते हो, या आपका डिनर का साइज है कितना, 2 किलोग्राम का। आपके सामने मैंने रखा कितना, 3 किलोग्राम का, और आपको जबरदस्ती दूंगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, सीधी सी बात है। क्या होगा, आपकी कैपेसिटी कितनी है, 2 केजी, और आपके सामने परोसा गया बेटा 3 केजी का, क्या वो आप उतना इंटेक ले सकते हो, नो। रीजन बताइए, क्योंकि हमारी उतनी ही क्या है, कैपेसिटी। सिमिलरली मान के चलो इसके अंदर पूरे के पूरे मटेरियल में मान के चलो 1 करोड़ क्या है, एटम्स, और अपने अलाइनमेंट शो कर रहे हैं। जैसे जैसे आप h को बढ़ा रहे हो, 1 करोड़ में से कितना हुआ, पहले 80 लाख, फिर आपने h को बढ़ाया, फिर 90 लाख, फिर आपने h को बढ़ाया, फिर कितना हुआ, 1 करोड़, फिर आपने h को बढ़ाया। अब बताइए कुछ अलाइनमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा एटम्स है क्या, नहीं बेटा। अगर एक्स्ट्रा है ही नहीं तो mz की वैल्यू क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। इसी को हम लोग mh बोला करते थे, दैट इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। क्या नाम दिया था, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। और इसका अभी इस पॉइंट को मैं बोलता बेटा A। क्लियर। अब हमने क्या किया, सुन लो अच्छे से। अब हमने यहां पे कुछ ऐसा मटेरियल रखा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया बेटा क्या, दैट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट से हम लोग क्या करेंगे, इसको करंट को एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे h को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम करेंगे, धीरे धीरे h को कम करेंगे। जैसे जैसे h को कम करेंगे बेटा, यहां से क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। इफ सपोज वी आर गोइंग टू रिवर्स द intensity of magnetization or intensity of magnetic field strength, what will happen mean, mz is going to be gradually decreases. But if suppose at this position you can see h की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोल, h की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। लेकिन क्या mz की वैल्यू इनिशियल जैसे थी वैसे 0 बनी क्या, बेटा। इसका मतलब ये कि मैंने पूरा का पूरा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड को 0 किया, एक्सियल मैग्नेटिक इंटेंसिटी को या फिर एक्सटर्नल एच को क्या किया, 0 किया। ये भी आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ अलाइनमेंट्स, कुछ नहीं बहुत ज्यादा अलाइनमेंट उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होके रहेंगे, जिसकी वजह से वो खुद क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऑब्जर्व होती है। इसी के पहले हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी में देखा। इट मींस दैट इफ सपोज you are going to remove the external magnetic field or magnetic field intensity, then also the material known as ferromagnetic material is not regain its original value of magnetization। इसका मतलब वो mz की वैल्यू ओरिजिनल कितनी थी, 0 थी, वो रिगेन नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, इट डेवलप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को अब देखो, ये जो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटाइजेशन को हम लोग बोलेंगे दैट इज रेसिडुअल। क्या बोलेंगे, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। इसको बड़े बुक्स में सबसे फेमस नाम से जाना जाता है बेटा, कौन सा, दैट इज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ठीक है। रिटेंटिविटी वर्ड कहां से आया बेटा, ये आता है कौन सा, कहां से, दैट इज रेमिनेंस। कहां से बना है, रेमिनेंस। रेमिनेंस वर्ड कहां से बेटा, रिमेनिंग। कहां से आया, रिमेनिंग। तो बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 करने के बावजूद आपके मैग्नेटिक मटेरियल में खुद की मैग्नेटिक फील्ड जैसे की वैसी रही। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। तो यहां से लेके मान के चलो, इसको मैंने O बोला है, इसको मैंने बोला है B, तो ये जो लाइन इंडिकेट करता है दैट इज रिटेंटिविटी। किसको शो करेगा, रिटेंटिविटी को शो करेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया। ये रेमिनेंस वगैरह कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना। लियोनार्डो को जिस मूवी के लिए क्या मिला था, ऑस्कर मिला था। बहुत उसके बहुत सारे मूवीज ऐसे थे जो मूवी को ऑस्कर मिली, उसको नहीं मिला था। लेकिन रेमिनेंस मूवी को उसको क्या मिला, तो बहुत जबरदस्त मूवी है, वो स्लो मूवी है, कभी टाइम मिले तो देखना। लियोनार्डो डिकाप्रियो का पता है ना, उसकी मूवी रेमिनेंस।
उसको छोड़ देते पीछे, तो बेसिकली इसका रेमिनेंस क्यों नाम गिरा हुआ मूवी का, उसके ऊपर जो है कोई जानवर हमला कर देता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो उसके साथीदार जो लोग हैं जो शिकार में चलते हैं तो उसको पीछे छोड़ के ये चले जाते हैं। तो उसका बेटा जो रहता है बेटा, उसको बेटे को बोलता है कि तुम रुको कुछ टाइम, और जब तक ये मरता नहीं तुम रुको, जैसे मर जाए इसको गाड़ के तुम चले आना। तो फिर उसके बेटे को उसका साथ वाला जो आदमी है वो मार देता है क्योंकि उसको रुकना नहीं होता और इसको मार देता है, तो ये उसका मुंडी बाहर रखता है क्योंकि मरा नहीं होता। तो बोलता ठीक है तू वैसे मरने वाला है, तेरे को मुंडी। तो फिर वहां से वो निकलता है, घिसटते घिसटते आगे बढ़ता है। मूवी में दिखाया गया सारी चीजें, घिसटते घिसटते फिर लकड़ी के आसार से करते करते आगे जाता है। बहुत सारी उसने कठिनाई झेली होती है, इस तरह से बाद में जाकर वो बदला लेता है जिस आदमी ने इसके बेटे को मारा है। तो रेमिनेंस वर्ड क्यों गिरा है मूवी का, क्योंकि उसको पीछे छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से नाम क्या गिरा है, रेमिनेंस। तो रिटेंटिविटी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द रिटेंटिविटी, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो होने के बावजूद भी क्या है, क्या रहा है, मैग्नेटाइजेशन अभी भी जिंदा है। कौन सी मैग्नेटाइजेशन, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन अभी भी क्या है, जिंदा है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, उसी टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा, इवन आफ्टर रिमूविंग, बोलो, इवन आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, the presence of remaining residual magnetization in a material is known as retentivity। बात समझ में आए? चलो अब बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये तो मैग्नेट बन गया है क्योंकि आपने क्या बना लिया, उसको मैग्नेटाइज करके मैग्नेट बना लिया। बेटा अब करंट तो कैसे जा रहा था बेटा, बोल, करंट क्या जा रहा था, कुछ ऐसा फ्लो हो रहा था, मान के चलो किस तरह से हमने किधर करंट भेजा, नहीं किस तरह से करंट भेजेंगे, ठीक है, ये प्लस इसको माइनस करेंगे, करंट ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन से, तो करंट ऐसा जाएगा मैग्नेटिक, सॉरी अपन करंट इधर ही भेजना, ठीक है, इसको करंट ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन से, इस करंट बराबर करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड सारी मैग्नेटिक किधर बन गई, इधर, जिसकी वजह से इसका अलाइनमेंट किधर से हुआ, इधर। क्या तक समझ में आया? अब हम लोगों ने क्या किया, इसकी पोलैरिटी चेंज की, किसकी, करंट की। अब करंट का डायरेक्शन बेटा हम लोगों ने चेंज किया, इसको बनाया प्लस, इसको बनाया माइनस। अब बताइए धीरे धीरे हमने जैसे जैसे करंट को बढ़ाया, एच की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, लेकिन एच की डायरेक्शन किधर है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में किधर है, अरे हाँ या ना। अब हुआ ये कि जैसे जैसे आप एच को क्या करोगे, रिवर्स करोगे, जैसे जैसे एच की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते जाओगे, ये जो अलाइनमेंट एटम्स ने क्या किया है, शो किया है, उस डायरेक्शन में वो धीरे धीरे क्या कहां पे आएंगे, ऐसे ऐसे होने लगेंगे। अरे डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे, तो होते होते क्या होगा, जैसे जैसे आप एच बढ़ाओगे नेगेटिव डायरेक्शन में, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा बेटा, बोल, यहां पे आपकी एमजेड की वैल्यू कितनी बनी, 0 बनी। एमजेड की वैल्यू देखो, ये एमजेड है नेगेटिव डायरेक्शन में, बराबर है, एमजेड की वैल्यू क्या बनी, 0 बनी, जबकि एच है या नहीं है। जिस पॉइंट पे आपका एमजेड की वैल्यू 0 बनती है, इस लाइन को, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे या फिर इस डेप्थ को बोलेंगे बेटा कोलिसिविटी। क्या बोलेंगे, कोलिसिविटी। समझ में आ रही बात? चलो अब क्या किया, फिर एज बढ़ाना शुरू किया, एज बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा बोलो, अब क्या होगा, अब ये रैंडम ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन शो करेंगे तभी तो जाके एमजेड क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। अब आपने एज बढ़ाना शुरू किया, एज बढ़ाना शुरू किया, एज बढ़ाना शुरू किया, क्या होगा, ये सारे के सारे एटम्स धीरे धीरे अपने अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में शो करेंगे, और क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि बेटा आपका एमजेड क्या होगा, यहां से बढ़ने लगेगा, लाइक दिस। ये आपका रिटेंटिविटी कोलिसिविटी, ठीक है, ठीक है। अब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ एटम ने, सारे के सारे एटम्स ने अपना अलाइनमेंट शो किया। तो एक पोजीशन आ गई बेटा, इस पोजीशन पे जहां पे आपका क्या हुआ है, सैचुरेशन पॉइंट मिल गया। अब भले आप कितना भी एच को बढ़ाओ, कुछ होगा एमजेड के परिणाम होगा, क्योंकि सारा का सारा एमजेड तो मिल गया, आपने पीके अचीव कर लिया। अब फिर आपने क्या किया, फिर आपने करंट को धीरे धीरे यहां से कम करना शुरू किया बेटा, और करंट को धीरे धीरे कम करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका एच की वैल्यू भी क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी, H की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम। तो देखो यहां से हम लोग पहले यहां पे गए थे, वापस आ रहे इस तरह से, दिख रहा है। और अब क्या करेंगे, H की वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे, तो H की वैल्यू देखो कितनी बन गई, H की वैल्यू कितनी बन गई, इधर देखना है मेरे तरफ में, H की वैल्यू कितनी बन गई, तो H की वैल्यू 0 बन गई। MZ की वैल्यू है या नहीं है, अरे H की वैल्यू एक्स एक्सिस पे, H की वैल्यू कितनी बन गई 0, और MZ की वैल्यू कितनी बन गई, ये मिल गई कुछ, बराबर है ना। अब इसका मतलब यही कि ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज आल्सो नोन एज रिटेंटिविटी। आपने H की वैल्यू 0 की तो भी आपके पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन शो हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब ये, सपोज व्हेनेवर वी मेक द H वैल्यू इज इक्वल टू 0, अभी भी आपका मटेरियल मैग्नेटाइज होके है, क्लियर। अब मैग्नेटाइज होके बेटा, तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा आगे, तो ये लाइन कौन सी रही, रिटेंटिविटी। अब आप क्या करोगे, फिर से बोलो, आपने H को क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, सारे अलाइनमेंट किधर आ गए, इधर इस डायरेक्शन में आ गए ना, ये सारे अलाइनमेंट इधर है, लाइक दिस, 1 करोड़ के 1 करोड़ सारे एटम्स इधर रहेंगे, क्लियर बेटा। आगे फिर हमने H का किया, अलग किया, अलग मतलब पोलैरिटी चेंज की। अब ये फिर से पॉजिटिव, ये क्या करेंगे नेगेटिव। अब H की डायरेक्शन किधर आना शुरू होगी, इस डायरेक्शन में जो ओरिजिनल था, अरे हाँ या ना बेटा। फिर क्या होगा, आप जैसे जैसे H को बढ़ाओगे, MZ क्या होगा, अपने ओरिएंटेशन चेंज करना शुरू करेगा बेटा। 1 करोड़ में से मान के चलो 50 लाख एटम्स ने इधर ओरिएंटेशन किया, 50 लाख ने नहीं किया, क्योंकि H की वैल्यू इतनी है ही नहीं। तो नेट मैग्नेटाइजेशन कितना मिलेगा, 0। तो जिस पॉइंट पे मिला वो पॉइंट यहां पे मिला, अरे दिख रहा है क्या, और जहां पे मिलेगा बेसिकली उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो ये लाइन फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, कोएर्सिविटी, क्या बोलेंगे, कोएर्सिविटी। और फिर आपने H को उसी डायरेक्शन में बढ़ाना चालू किया, तो बढ़ाते बढ़ाते आपका MZ क्या मिला, फिर से बढ़ा। तो सर आपने जो डॉटेड में निकाला है वो लाइन आपके सिर्फ इनिशियल फेज पे रहेगा, बाकी जो आपको दिख रहा है ये आपका ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A से लेके B पे क्या हुआ, इसको नाम देंगे A, B, इसको नाम देंगे बेटा C, इसको नाम देंगे D, इसको नाम देंगे E, इसको नाम देंगे F। तो बेटा फटाफट बोलते चलो क्या क्या हो रहा था। A से लेके B में क्या हुआ, बोल, A से लेके B तक, सॉरी O से लेके B तक, अब A से लेके B तक आगे बोलो, A से लेके B तक क्या हुआ, आप उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, दैट इज डीमैग्नेटाइज, बराबर। फिर बोल बेटा A से लेके B के बाद B से लेके C तक क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो। तो बेटा यहां से लेके A से लेके B, ऐसे लिखता है, A से लेके B और B से लेके C तक क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन। फिर बताओ बेटा आपके C से लेके D तक क्या हो रहा है, C से लेके D तक क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज। अरे नहीं हो रहा है बेटा, आपने क्या किया, इधर देखो आपका MZ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे MZ मिला बढ़ रहा है, देखो। तो आपने क्या किया, C से लेके D तक मैग्नेटाइज किया। फिर आपने इसको रिवर्स किया बेटा, किसको, H को। रिवर्स का मतलब सर रिवर्स में क्या किया, मिनिमाइज करना शुरू किया। और जैसे जैसे मिनिमाइज करेंगे D से लेके E तक फिर से क्या हो रहा है, D से लेके E तक क्या होगा, और E से लेके F तक, E से लेके F तक भी क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज। फिर आपका F से लेके A तक क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा बेटा। ये रहेगी पूरी प्रोग्राम। और आपको एक लूप दिख रहा है जिसकी वजह से आप इसको बोल सकते हो हिस्टैरिसीस लूप या बोल सकते हो हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। अब समझ लीजिए ये हिस्टैरिसीस कर्व जो है ये मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है, वैरी। पहले तो कोएर्सिविटी की डेफिनेशन में बोल दो बेटा, व्हाट इज द कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी की डेफिनेशन बोल दो, कौन बोलेगा, व्हाट इज द कोएर्सिविटी। ऐसा पोजीशन, ऐसा प्लेस जहां पे आपकी, हाँ बोलो, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द कोएर्सिविटी, दी, हाँ व्हेनेवर दी, आप बोल सकते दी रिवर्स, द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट विच, बोलो, the residual magnetization of a material हाँ becomes zero हो जाए, और कौन सा वाला, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, इसको बोलना नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएर्सिविटी। समझ में आई बात बेटा, बहुत बढ़िया। अब याद रखना है हर मटेरियल का रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, समझ में आया। अब देखिए बेटा और एक चीज,
यदि मैं इस मटेरियल को अगर पैरा मैग्नेटिक मटेरियल लूं, ठीक है, अगर प्यारा को अगर लिया तो ये आपको कौन सा लाइन शो करेगा, एक लीनियर लाइन शो करेगा इस तरह से, लाइक दिस। H को बढ़ाओगे M को बढ़ेगा, जो मैंने ग्राफ आपको दिया था, बराबर है। और मैंने H को घटाऊंगा तो आपका MZ भी क्या होगा, घटते जाएगा। H को क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे तो MZ भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यही तो ग्राफ हमने निकाला था। अगर मैंने H को घटाना शुरू किया तो MZ भी उसी डायरेक्शन से बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन से वापस आएगा। एक लीनियर तरीका ग्राफ मिलता है आपको। अरे हाँ ना, क्या एक H के लिए MZ के 2 वैल्यू मिलते हैं बेटा? क्या एक H के लिए MZ के 2 वैल्यू मिलेंगे? बेटा देख यहाँ पे MZ की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक ही मिल रही है। एक H के लिए MZ की एक ही वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो तो एक H के लिए आपके MZ के कितने वैल्यू मिल रहे हैं बेटा? 2। ये रहा आपका F डैश और यह रहा A डैश, बराबर है। For a single value of magnetic intensity, we get 2 values of magnetization of a material. तो फिर अगर आपको पूछा जाता है कि सपोज इतना इतना H है तो MZ कितना कितना, तो याद रखना बेटा MZ की वैल्यू जो भी आपको मिलेगी वो डिपेंड करती है उसके पास्ट हिस्ट्री पे कि वो मैग्नेटाइज हो रहा था या डीमैग्नेटाइज हो रहा था। इसका मतलब याद रखना है, फॉर ए पर्टिकुलर value of H, we have 2 values of MZ पे कितने वैल्यू मिल रहे हैं? 2। and it depends on its past history। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पास्ट हिस्ट्री के ऊपर। सर यहां पे तो 3 दिख रहा है, एक ये 2 ये 3 बेटा, इसको नहीं पकड़ना क्योंकि आप स्टार्ट करने मतलब क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइजेशन जब ये प्रोसेस स्टार्ट किए तब की ये लाइन है जो मैंने निकाली। लेकिन प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा, साइकिल बनना चालू हो जाएगा बेटा, आपको यही वैल्यू मिलेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो आपके पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको भूलना नहीं है। क्या ऐसे आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हुआ करता था? नो। उसके पास कितने वैल्यू मिलेंगे? एक ही वैल्यू मिलेंगी बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कहा जाएगा समझ में आ सबको? इसको एक्सप्लेन कर सकते पेपर में अगर पूछा जाए तो। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, देख यहां पे ग्राफ निकालता हूं इस तरह से, ठीक। इस ग्राफ में आप क्लियर कर देख सकते हो कि मैंने बेटा इस तरह से एक ग्राफ निकाला, ये एक और ये एक, ठीक। चलो, ये ग्राफ नंबर ए, ये ग्राफ नंबर बी। यहां पे लिखा मैंने बेटा H, ये भी लिखा है H, यहां पे लिखा है MZ, यहां पे लिखा है MZ, ठीक है। चलो गए बेटा। अब यहां पे समझ लीजिए क्या दिख रहा है कि दोनों ग्राफ को आप अगर आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो दोनों ग्राफ में कौन से वाले ग्राफ ने ज्यादा एरिया कैप्चर किया है? कौन से? बी ने। तो याद रखना बेटा, कौन सी चीज में बोल रहा हूं सुन, कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? द एनर्जी dissipated by the magnetic material per unit volume। क्या बोला? एरिया अंडर द ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिसिपेटेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कितना आपके मटेरियल के एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी उसने लॉस किया या कंज्यूम करके गवा दिया, दैट इज कॉल्ड डिसिपेटेड। या कितना आपने काम किया जो लॉस हो गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब अगर दोनों ग्राफ को आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो अगर या फिर कंपेयर करते हो, तो आपको समझ में आए कौन सी बात? इसका ग्राफ कैसा है? बड़ा है, इसका मतलब इसने कितनी एनर्जी कंजर्व की? इससे ज्यादा की। तो एनर्जी बोलोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आई? चलो, तो ये याद रखना है, इसके पास ज्यादा एनर्जी लगे, इसके पास कम लगे, ठीक है। अब हमने बेटा देखे 3 चीजें। कौन सी वाली चीज? पहली चीज बेटा हम लोगों ने डिस्कस की, कौन सी? जिसका नाम है बेटा रिटेंटिविटी। दूसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस की बेटा, जिसका नाम था क्या? दैट इज कोएर्सिविटी। और थर्ड लिखा था हम लोगों ने कौन सा? दैट इज
एरिया अंडर दी ग्राफ, ये तीन चीजें क्लियर। और इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल ये सॉफ्ट आयरन बनेगा या फिर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनेगा या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा। सर ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं? इसका एप्लीकेशन तो होना चाहिए। सीखने के बाद कुछ ना कुछ इसका आउटपुट निकले, एप्लीकेशन निकले। तो एप्लीकेशन इसी ग्राफ से आपको बना जाता है कि आप कौन से पर्पस के लिए मटेरियल बनाना चाहते हो। बेटा पहली चीज तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा बोला है तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एक कौन से आधार पर डिसाइड होता है? तीनों पैरामीटर पे, कौन सी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर है? समझो अच्छे से। यदि मैं ऐसे बोलता हूं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में मैं ऐसे बोलता हूं कि यहां पे इसकी रिटेंटिविटी कैसे होगी बेटा? लो होगी। रिटेंटिविटी कैसे होगी? लो। अब रिटेंटिविटी मतलब ये लाइन कैसे ही है? लो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कम कर देने पे भी आपके क्या रहे? बोलो, मैग्नेटाइजेशन रहे, बराबर है। लेकिन ये लाइन कैसे होगी? अगर कम होगी मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितनी बची है? कम बची है। अगर मैं क्या लिखता हूं? लो लिखता हूं। दूसरी चीज, यदि हम लोग H का वैल्यू रिवर्स करें तो ये जो लाइन मिली थी इसको हम लोगों ने क्या बोला था? कोएर्सिविटी। मतलब इसका n की वैल्यू कितनी बन गई? 0। तो बेटा H कितने लगाने पे n की वैल्यू 0 बने? इसका मतलब अगर ये कम है मतलब कम H पे mz कितना बन रहा है? 0। तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्या? नहीं। तो अगर मैं बोलता कोएर्सिविटी ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की हो, इसका मतलब कोएर्सिविटी कैसे होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद अगर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इसका मतलब ये कि इसका एरिया अंडर द ग्राफ कैसा होना चाहिए? एरिया अंडर दी ग्राफ कैसा होना चाहिए बेटा? ये भी स्मॉल या फिर लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे? इसके पास इसने क्या किया है? एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ है? कम हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और अगर मैंने हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात की, इसका मतलब इसकी रिटेंटिविटी कैसे होगी? हार्ड। इसका कोएर्सिविटी कैसे होगी? हार्ड। और इसका एरिया अंडर द ग्राफ भी कैसा होगा? हार्ड। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो देखो आप लोग कर सकते हो बेटा। रिटेंटिविटी कैसे होगी? लार्ज। बेटा रिटेंटिविटी हाई का मीनिंग क्या है? ये लाइन कैसे होगी? बेसिकली ज्यादा। इसका मतलब ये कि बेटा आपने मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को 0 किया, लेकिन ये वैल्यू अगर आपकी इसकी बड़ी मिल रही है, इसका मतलब ये कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद भी इसके पास क्या बचा है? बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन बचा है, जिसके वजह से आप इसको क्या बोल सकते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये कि आप इसका ऐसे मटेरियल का कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। किसके लिए? बेटा परमानेंट मैग्नेट इसके लिए कि आपने क्या किया? सराउंडिंग से क्या लाया? टेम्परेचर को बढ़ा लिया। अगर टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा? ये H की वैल्यू, सॉरी mz की वैल्यू क्या होती है? घटेगी। बेटा इतने भी घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने क्या बनाना है? परमानेंट मैग्नेट। बात समझ में आई? इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद क्या दिया है? कोएर्सिविटी। मतलब ये चीज बाहर से बाकी के मैग्नेटिक फील्ड लगने से भी इसका क्या ना चेंज हो? mz। मान के चलो आपने परमानेंट मैग्नेट तो बना लिया बेटा, लेकिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ने उसको चेंज किया, तो क्या मतलब है कि आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने का? उसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर ली? लूज कर ली। तो ये भी वैल्यू कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे हम लोग बोलते हैं सख्त लोहा, सख्त बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या? ये कि आप, हाँ बोलो, आप सुन लो, आप H की वैल्यू बढ़ाओ, mz धीरे से बढ़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। और आप H की वैल्यू रिवर्स करो तो भी क्या होगा? धीरे से, बहुत टाइम से क्या होगा? या फिर ज्यादा H पे क्या होगा? वो 0 बनेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब तभी जाके हम लोगों ने क्या बोला है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया? फिर अभी सर आती है बात कौन सी? और याद रखना है, जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का कोएर्सिविटी इसके कंपेयर में कम हो। समटाइम्स आपके मटेरियल के रिक्वायरमेंट के
इसकी पोरेसिटी ज्यादा हो सकती है और इसका रिटेंटिविटी कम हो सकती है। या फिर मैक्सिमम टाइम ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके मैग्नेटिक मटेरियल के रिक्वायरमेंट में, मतलब जो चीज आपको बनानी है उस मटेरियल में अगर वो सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है तो इसकी रिटेंटिविटी कैसे होगी, हार्ड वाले से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन हालांकि याद रखना है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में एरिया अंडर द ग्राफ हम लोगों को लेना कैसा पड़ेगा, कम ही लेना पड़ेगा। सर कैसे बताइए? तो हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे बेटा, कौन सा? हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, बराबर है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अंदर क्या रखा, एक क्या रखा, मैग्नेट रखा। या टोरॉइड बना लो, टोरॉइड बनाने से अंदर में इधर क्या रखा है हम लोग, ऑयल रख रहे हैं ना, और इसके अंदर इस तरह से हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के छर्रे रखे, मार्बल्स रखे बेटा, बाहर से भी अंदर से भी, ठीक है ना। तो ये छर्रे क्या करेंगे, खुद मैग्नेटाइज होंगे और खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। तो जिसके वजह से आपका टोरॉइड हो या सोलेनॉइड हो, ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा और इसको भी मैग्नेटाइज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बराबर है। अब ये बात आती है कि अंदर आप सॉफ्ट वाला यूज करोगे या हार्ड वाला? हार्ड यूज करोगे बेटा। आपके पास ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसकी वैल्यू आप फटाक से जीरो भी कर सकते हो, बराबर है। आपने बटन बंद किया, थोड़ी देर के बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी करनी है। तो आप जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करोगे, आप यही ट्राई करोगे कि आपका करंट जैसे जीरो बना है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो बन गई, बराबर है। उसके बाद आपके अंदर जो आपके मटेरियल लगाया है उसने भी क्या करना है, ये भी क्या बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा कम करनी चाहिए। ये तभी होता है जब उसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रिटेंटिविटी की वैल्यू कैसी हो, पोरेसिटी की वैल्यू कैसी हो। आप कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल करोगे। उसके बाद एक चीज आपको याद रखना है, कौन सी चीज बेटा, बोल कि उसका ग्राफ, इसका ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या करेगा, ये एनर्जी ज्यादा खा लेगा बेटा। सेम केस हम लोग आगे पढ़ने वाले चैप्टर में, ईएमआई में पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो कोर का इस्तेमाल, कोर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ये कोर, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इस तरह से टर्न्स लगाएंगे। ये जो कोर बनेगा पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनेगा। लेकिन क्या प्रयत्न करोगे कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए बेटा, ये सॉफ्ट होना चाहिए, याद रखो। क्योंकि आप यहां से एनर्जी दे रहे हो और ये एनर्जी आप फ्लक्स के माध्यम से इधर भेज रहे हो, दैट इज वायरलेस चार्जिंग की तरह पढ़ने वाले हम लोग आगे। तो इधर से एनर्जी इधर ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये एनर्जी अगर ये मटेरियल खा लेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। आप इधर से भेज रहे हो, इधर भेज रहे हो तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये वाला मटेरियल बनाते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी मैग्नेट का मटेरियल कौन सा होना चाहिए, सॉफ्ट। तो मुझे बताइए बेटा, एप्लीकेशन किसके, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के एप्लीकेशन कौन से लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बराबर है। आप मैग्नेटिक बेल लगाते हो, आपने करंट दबाया, मैग्नेटाइज हुआ, बेल लगी, करंट को छोड़ दिया, बटन छोड़ दिया, क्या होगा, वापस आना भी चाहिए। वो वापस कब आएगा, स्विच, वो नॉब वापस तब आएगा, वो जब डीमैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, क्लियर है। उसके बाद और क्या मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे दिया है, देखो स्टेलॉय, व्हाट इज स्टेलॉय, स्टील और अलॉय, बराबर है। तो स्टील और अलॉय ये भी मटेरियल क्या बोला जाता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, दिख रहा है। और सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और एम्यूमीटर भी यूज कर सकते हो, उसे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बेसिकली किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्लियर। और क्या इसमें दिया हुआ देखो, और क्या एग्जांपल्स है, और एल्डिको भी, बराबर, वेरिस्टन भी दिख रहा है आप लोगों को। ये सारे एग्जांपल्स है किसके लिए, हार्ड मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के। समझ में आई बात, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो आगे बढ़े। और कुछ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, नहीं समझा ऐसा तो ग्राफ को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन पूछ सकते हो, कौन सा मटेरियल किसके एप्लीकेशंस क्या होंगे पूछ सकते हैं, रिटेंटिविटी और पोरेसिटी के बारे में पूछ सकते हैं। आगे देखिए, कुछ बुक्स में बेटा यहाँ पे एमजेड की जगह पे आपको हो सकता है और डी दिखे, तो इसका नाम हो जाता है बीएच कर्व। क्या होता है, बीएच कर्व। तो बेटा बीएच कर्व और या फिर
एच कर्व, ये बेसिकली दोनों भी सेम होंगे। समझ लीजिए कैसे। समटाइम्स आपको सुनिए बेटा, समटाइम्स आपको पूछा जाता है क्या क्या चीजें, आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसको देखो, इसी ग्राफ में निकालकर इस तरह से एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ ठीक है बेटा। ये एक ग्राफ दिख रहा है, आप क्लियर कर बोल सकते हो कौन सा ग्राफ है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, और ये कौन सा बेटा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा एक हमने सीखा, कौन सी चीज बेटा, बोल, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। बेटा देखो ध्यान देना, क्या सीखा ससेप्टिबिलिटी, सुन रहे बेटा बता दो, ससेप्टिबिलिटी में क्या सीखा हम लोगों ने, ससेप्टिबिलिटी होती क्या है बेटा, बोल, mz by h, क्लियर। ससेप्टिबिलिटी में ऐसा होता है। और आपने जो इस कंसेप्ट में मैग्नेटिक फील्ड बनाई B, ये किसके बराबर थी, म्यू नॉट इन ब्रैकेट m प्लस h, mz प्लस h। अरे हाँ यार, आप h को बढ़ा रहे हो, mz बढ़ेगा, b को b भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना, हम लोग बोल सकते हैं b इज इक्वल टू, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mz प्लस h। इसका मतलब ये कि आप b को बोल सकते हो mz, इसलिए मैंने बोला कि जहां पे आपका mz दिख रहा है वहां पे क्या लिख सकते हो आप, b लिख सकते हो, और ये हम लोग ग्राफ क्या बोलेंगे, bh का, समझ में आया। अब इससे देखो ध्यान देना बेटा, और एक यहां पे रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट आता है, कौन सा बेटा, बोल, म्यू m से आता है, म्यू m जो आता है म्यू रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, म्यू बाय म्यू, so म्यू बाय म्यू नॉट, व्हाट इज दिस म्यू, permeability of material, permeability of free space, and what is this, relative permeability। अब फटाक से बोल बेटा, psi और म्यू का क्या रिलेशन है, psi और क्या रिलेशन है बेटा, बोल, psi इज इक्वल टू हां म्यू r इन ब्रैकेट म्यू r वन माइनस psi, वन प्लस psi, ये अपना रिलेशन का म्यू r होगा, कौन सा, अरे बेटा म्यू की वैल्यू मिली थी, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस psi, तो म्यू नॉट उधर लेके हम लोग आगे तो क्या बनेगा, म्यू r बाय म्यू नॉट, ये मतलब होता है म्यू r, ठीक है। चल तो बेटा यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, म्यू r। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, कौन सी चीज, psi इज इक्वल टू mz बाय h। तो यहाँ पे अगर मैंने ग्राफ निकाला है करीब वाला, ग्राफ में क्या दिख रहा है आप लोगों को, ग्राफ में क्या दिख रहा है, mz की वैल्यू कैसे मिल रही है, ज्यादा, इसके कंपेयर में कैसी है, ज्यादा, बराबर है। mz की वैल्यू ज्यादा मतलब ससेप्टिबिलिटी नहीं, और जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा उसका म्यू r कैसे होगा, क्लियर है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जिसकी रिटेंटिविटी मान के चलो कम होगी या फिर कोहेसिविटी कम है, एरिया अंडर द ग्राफ कम ही है, नो डाउट, लेकिन उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा, और उसकी ससेप्टिबिलिटी भी कैसी होगी, ज्यादा। इसका मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी का ज्यादा होना या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी का ज्यादा होना, रिलेटिव परमेबिलिटी तभी ज्यादा होती है जब म्यू की वैल्यू कैसी होती है बेटा, बोल, ज्यादा होगी, बराबर है ना। तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी का ज्यादा होना मतलब क्या सर, वो जल्दी क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, ज्यादा है। इसका मतलब ये कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, या डीमैग्नेटाइज करने के लिए लगेगी, तभी जाके वो कैसा है, सख्त बन गया है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, कौन ट्रांसफार्मर में आपने यूज किया, आपने मैग्नेटिक बेल में इस्तेमाल किया जो भी मटेरियल, या फिर आपने कहां पे इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस्तेमाल किया, ये सारे मटेरियल कैसे होने चाहिए, जल्दी से मैग्नेटाइज होने चाहिए, फटाक से क्या करने चाहिए, बराबर है ना। एक मान के चलो कि नेता बनता है, उसको बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, 20 साल का होगा, फिर 20-30 साल में पूरा भारत घूमेगा, उसको एक्सपीरियंस आएंगे, बाद में जाकर बड़ा नेता बनता है, बराबर है। तो फिर जाके वो सब अपने क्या बनाना है, प्रिंसिपल्स बनाएगा कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना, इस रास्ते से मेरे को चलना है। और मान के चलो किसी को इंजीनियर बनना है, बराबर है, 18 साल में 12वीं होगी, 12th हो गया, 4 साल में इंजीनियरिंग होगी, फटाक से 22वें साल में क्या लगता है, वो इंजीनियर करके लगता है, कुछ है, लग
गया, पैसे कमा लिया, नो सोशलाइजेशन, नो नथिंग, आगे पैसे खत्म। बस समझ में। तो एग्जाम्पल क्या बताता है? एग्जाम्पल क्या बताएगा? सख्त बनने के लिए, बहुत ज्यादा नाम कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और फटाक से अगर शॉर्टकट में पैसा कमाना तो शॉर्टकट में सारी चीजें हो जाएगी। उसी तरह से मान के चलो हम लोगों को अगर क्या करना है, फटाक से किसी को मैग्नेटाइज करना है, तो ऐसे कौन से मटेरियल है? सॉफ्ट। फटाक से क्या कर लिए? पैसे दे दिए, पगार हो गया, कार्यक्रम, उसको कोई पहचानेगा नहीं, पहचानेगा। और परमानेंट मैग्नेट, लंबा असर लगेगा, लंबी ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई है।